नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। पिछले अध्याय में, पिछली वीडियो में अपने किया था जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद और भाग। आज मैं नया टॉपिक फर्स्ट पुनः से शुरू कर रहा हूँ। भारतीय संविधान का निर्माण। भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से भारतीय संविधान की निर्माण की जो प्रक्रिया है वो हम आज पढ़ेंगे। किस प्रकार से निर्माण होता है, क्या क्या स्टेप हैं, किस प्रकार से जो है हमारा संविधान का निर्माण होता है, किसने क्या कहा, सर्वप्रथम किसने इसका प्रयोग किया नाम का, और किस पार्टी ने इसका शब्द दिया और किस पार्टी से थे, क्या क्या इनके लिए उपबंध होते हैं, ये सब हम इसमें करने वाले हैं। तो कंपटीशन से संबंधित, अपने रीड से संबंधित अपने बात करें तो खूब सारे प्रश्न इसमें बन सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ जो है चैप्टर वो आपका है भारतीय संविधान का निर्माण तो है, इसके साथ विशेषताएं भी हैं। उसमें भी दोनों मिलाकर भी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कई बार स्पेशल भी पूछ लिया जाता है। और इसमें अगर समिति की बात करें तो प्रारूप समिति का तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो हम अपने साथ साथ करते रहेंगे। शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं बताऊंगा भारतीय संविधान के निर्माण की बात करें, अपने शुरू से बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करते हैं। सन 1600 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए निर्मित होती है। भारत में व्यापार करने के लिए निर्मित होती है और उसके बाद में फिर वो यहाँ भारत में व्यापार के माध्यम से आती है और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद राजनीतिक कार्य में हस्तक्षेप करना शुरू कर देती हैं। और फिर युद्ध होता है 1757 का, आपने प्लासी का युद्ध सुना होगा। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है और एक बड़े भाग पर जो है आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं वो। उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश सरकार से भारत के लिए, प्रशासन के लिए कानून की मांग की, एक्ट की मांग की, कुछ संविधान बनाने की मांग की, इन पर राज जो है किया जाए। तो सर्वप्रथम जो एक्ट तो बनता है 1773 का एक्ट बनता है। सर्वप्रथम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ठीक है ना। बहुत सारे एक्ट बनाए गए थे। रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1784 के अंदर। पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट आता है। उसके बाद की बात करें तो 1803 में आता है, 1813 में आता है और 1833 में आता है। उसके बाद 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में अधिनियम आता है और उसके बाद 1909 का अधिनियम आता है, जिसको हम भारत परिषद अधिनियम कहते हैं। 1919 का आता है भारत सरकार अधिनियम। और बड़े अधिनियम की बात करूँ मैं, सबसे बड़ा अधिनियम जो भारतीय संविधान का प्रभाव भी इस अधिनियम का रहता है, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो ये एक्ट बनते हैं, कानून बनते हैं। इस बीच अपने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ की बात करें तो स्वतंत्रता के साथ साथ संविधान के निर्माण की मांग भी शुरू हो गई थी। तो भारतीय संविधान के निर्माण की मांग भी शुरू हो गई थी। और इससे पहले अपने थोड़ी सी बात करें तो सर्वप्रथम देखो स्वराज की बात आती है, वो तो 1895 से शुरू हो गई थी। 1895 से स्वराज्य की मांग होना शुरू हो गई थी। स्वतंत्रता तो हम चाहते ही थे क्योंकि उपनिवेश थे। और 1922 के अंदर महात्मा गांधी ने एक पत्रिका के माध्यम से कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण होना चाहिए और वो भारतीयों के द्वारा बनाया जाना चाहिए। उसके बाद के अपने स्टेप की बात करें तो 1928 में नेहरू समिति आती है। तो नेहरू समिति के अंदर जो है एक प्रयास किया गया था, लेकिन असफल रहा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने अनुमति नहीं दी। उसके बाद में अपने थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो 1934 में सर्वप्रथम हमें M.N. रॉय, 1934 में M.N. रॉय द्वारा संविधान सभा का उल्लेख किया गया। संविधान सभा शब्द का उल्लेख किया गया, ये हम कह सकते हैं। ये स्वराज पार्टी से संबंधित थे और उस समय स्वराज पार्टी के जो अध्यक्ष जो थे वो थे चित्तरंजन दास। देखो, अपने संविधान तो बाद में बनाया, उससे पहले बड़ा देश जो है अमेरिका, उसका संविधान बन गया था 1789 को। तो उसका जो संविधान बना था वो भी एक संविधान सभा के माध्यम से बना था।
संविधान सभा का मतलब संविधान को बनाने वाले समूह जो है, व्यक्ति जो है, उनको हम संविधान सभा कहते हैं। तो उनका संविधान सभा के माध्यम से बना, तो हमें भी संविधान सभा की मांग जो है उठने लगी। 1928 में नेहरू जी के बाद में नेहरू समिति के बाद में एम.एन. रॉय ने ये संविधान सभा का प्रथम बार उल्लेख किया था। अपना जो एक बड़ी संस्था के रूप में अपने बात करें, एक बड़ा वर्ग की बात करें, तो कांग्रेस थी। तो 1936 का फैजपुर जो अधिवेशन होता है, 1936 का फैजपुर जो अधिवेशन होता है, 1936 का फैजपुर का कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उसमें संविधान सभा पर अनुमति मिली थी। कांग्रेस ने पास कर दिया कि हाँ चलो ठीक है, अभी संविधान सभा एक होनी चाहिए। उसके बाद की अपने कार्रवाई बताता हूँ आपको। तो 1939 की बात है, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। द्वितीय युद्ध 1939 से शुरू हो जाता है। तो अंग्रेजों को क्या है कि सैनिकों की जरूरत थी, तो उन्होंने भारतीयों से सहायता मांगने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि आप हमारा सहयोग कीजिए। तो कांग्रेस ने कहा कि चलो ठीक है, हम सहयोग तो कर देंगे, लेकिन हमारे संविधान और स्वतंत्रता की बात कीजिए। आप संविधान हमें निर्माण करना है, बनाना है। तो इसके एवज में उन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन सरकार जो थी, उन्हें प्रस्ताव जो है पास कर दिया। यानी कि जो अंग्रेजों के द्वारा संविधान सभा पर सहमति जो हमें मिली, वो मिली थी 1940 के अंदर। और 1940 के अंदर आपको पता होगा एक अगस्त प्रस्ताव आया था, ठीक है। तो अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से हमें संविधान सभा बनाने की अनुमति अंग्रेजों ने दे दी थी। अगर प्रश्न बनता है कि अंग्रेजों ने संविधान सभा पर अनुमति कब प्रदान की गई, तो 1940 के अंदर अगस्त प्रस्ताव में की गई थी। अगर प्रश्न इस प्रकार से रीट में बनता है कि जो है कांग्रेस ने कब प्रस्ताव पास किया था संविधान सभा के बारे में, तो 1936 फैजपुर अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें पास किया था। उसके बाद अपने एक प्रश्न और की बात करें तो सर्वप्रथम संविधान सभा का उल्लेख हमें किसने कहा या कहाँ मिलता है, तो स्वराज पार्टी राजनीतिक पार्टी थी और एम.एन. रॉय ने सर्वप्रथम इसका प्रयास किया था, नाम की बात की थी। अब 1940 के बाद की अपने बात करें, 1940 अगस्त प्रस्ताव में कांग्रेस ने ये पास कर दिया और ब्रिटेन ने ये पास कर दिया कि हाँ ठीक है, अंग्रेजों ने कहा कि संविधान सभा आप बना लीजिए। उसके बाद उन्होंने प्रयास किया भी किस प्रकार से होना चाहिए, उसकी रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, उसका गठन कैसा होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने एक क्रिप्स मिशन भेजते हैं भारत के अंदर 1942 में। क्रिप्स मिशन आता है भारत में, एक सदस्यीय ये समिति थी। क्रिप्स मिशन जो था एक सदस्यीय था, स्टैफोर्ड क्रिप्स इसका नाम था, और ये भारत आता है लेकिन असफल रहा क्योंकि भारतीय लोगों ने इनका विरोध किया। उसके बाद में दूसरा जो प्रयास अपने शुरू होता है संविधान सभा के बारे में, 1945 में क्या हुआ कि ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार आती है। क्लीमेट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं 1945 में, 1945-46 के अंदर, और 46 में कैबिनेट के अपने ही 3 मंत्रियों को वो भारत भेजते हैं, जिनका नाम भी वही रखते हैं, कैबिनेट मिशन। 1946 में कैबिनेट मिशन आता है भारत में, जिनका नाम भी क्या है, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे भी, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस और स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो 3 व्यक्ति कैबिनेट मिशन में थे, ये भारत आते हैं और इन्होंने बताया कि संविधान सभा की रूपरेखा क्या है, कितने सदस्य होंगे और कैसे कैसे निर्वाचित होंगे, किस प्रकार से वो सदस्य आएंगे और कहाँ से कितने सदस्य आने हैं। तो 389 सदस्य संख्या बताई कि संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे, 389 सदस्य होंगे। अपने थोड़ा इसका विवरण लेते हैं। 389 सदस्य होंगे। संविधान सभा की बात उन्होंने की तो उन्होंने कहा कि 389 सदस्य होंगे जो 3 प्रकार से आएंगे, देखो उस समय भारत जो था 2 भागों में बंटा हुआ था, एक ब्रिटिश प्रांत थी और एक देसी रियासतें थी। एक तो था ब्रिटिश प्रांत, ठीक है, और एक था देसी रियासत यानी रियासतें, और दूसरी अगर बात करें तो यूटी था यानी कि केंद्र शासित प्रदेश भी उसमें थे। ये 4 थे,
तो 4 व्यक्ति तो केंद्र शासित प्रदेश से आएंगे, ठीक है ना, और देशी 4 तो आएंगे केंद्र शासित प्रदेश से, देशी रियासतों से आएंगे 93। और अगर इसकी मैं बात करूं ब्रिटिश प्रांत से आएंगे 292। देखो 1935 में क्या हुआ कि विधानसभाओं का गठन किया गया था। 1935 का जो अधिनियम था उसमें विधानसभाओं का गठन किया गया था, और विधानसभा के जो सदस्य थे वो निर्वाचित होकर के आए थे। तो विधानसभा के सदस्य जो निर्वाचित होकर के आए थे, तो कैबिनेट मिशन ने विधानसभा के जो सदस्य जो थे उनको ये अधिकार दिया कि आप अपने प्रांत से संविधान सभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन कीजिए अप्रत्यक्ष रूप से। तो वो जो है ब्रिटिश प्रांत से जो विधानसभाएं हैं उनसे ये जो है निर्वाचित होकर के आए थे। इसका मतलब ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ था इनका, अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन देशी रियासतों में विधानसभाएं तो थी नहीं, तो यहाँ क्या होता है, मनोनयन होता है। देखिए मनोनयन होता है, निर्वाचन और मनोनयन। एक शर्त थी कि जिस प्रांत या जिस देशी रियासत की संख्या 10 लाख है वहां से एक सदस्य आएगा। मान लीजिए किसी प्रांत की जनसंख्या 1 करोड़ है तो 10 व्यक्ति आएंगे, तो इस आधार पे इनका निर्वाचन हुआ और मनोनयन हुआ। और केंद्र शासित जो प्रदेश था उनका भी क्या होता है, निर्वाचन होता है, निर्वाचन होता है। तो इस प्रकार का ढांचा जो तैयार किया था वो किसने किया था, कैबिनेट मिशन ने किया था। 389 सदस्य होना चाहिए। अब इन दोनों का तो क्या होता है, चुनाव होता है। इन दोनों का तो क्या होता है, चुनाव होता है। यानी कि सीटें कितनी होगी, 4 और 242, 296 सीटों पे क्या होता है, चुनाव होता है। 246 सीटों पे चुनाव होता है, जिसमें परिणाम क्या आता है, जुलाई 1996 में चुनाव होता है और परिणाम क्या आता है, कांग्रेस को तो सीटें मिलती है 208 और मुस्लिम लीग एक दड़ा था जिसको मिलती है 73। अन्य दल भी थे जिसमें उनको मिलती है 7 और निर्दलीय को सीटें कितनी मिलती है, 8 मिलती है। तो बड़ा जो वर्ग था कांग्रेस और मुस्लिम लीग को पूर्ण बहुमत न मिलने के कारण वो अलग हो जाते हैं, पुनर्गठन होता है, ये अलग हो जाते हैं। तो उसके बाद में सदस्य संख्या जो रह जाती है वो 324 रह जाती है। टोटल कितनी थी 389, लेकिन मुस्लिम लीग बाहर निकलने की वजह से 389 रह जाती है। अब उसके बाद में संविधान सभा का ढांचा बना दिया, चुनाव हो गए, परिणाम आ गया। उसके बाद से संविधान सभा के निर्माण की आगे की प्रक्रिया की अपने शुरू करें तो बैठक शुरू होती है। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। प्रथम बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को होती है। इसी दिन एक अध्यक्ष भी चाहिए, तो वरिष्ठ व्यक्ति था, वृद्ध व्यक्ति था सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अध्यक्ष बनाया गया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। ये प्रश्न बहुत सारे कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है, कैबिनेट मिशन कब भारत आया था, मार्च 1946 को आया था। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होता है। और अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, अस्थायी बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। और उसके बाद दूसरी बैठक जो होती है वो होती है 11 दिसंबर को। दूसरी बैठक जो होती है वो 11 दिसंबर 1946 को होती है। इस दिन स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को। किसको बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद को। स्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। इसके बाद में बैठकें हो गई, फिर आगे जो प्रक्रिया शुरू करते हैं और समितियों के माध्यम से, देखो समितियां बना देते हैं, समितियों के माध्यम से संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। तो उसमें समितियां जो है 24 समितियां थी, 2 उप समितियां हैं। तो 24 समितियां जो है अभी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए अपने समितियों पे एक अलग सा छोटा सा वीडियो बना लेंगे। तो और उसमें मेन जो समिति थी वो कौन सी थी, प्रारूप समिति। बहुत बार प्रश्न पूछा गया इसका। और प्रारूप समिति आपको, और समिति आपके याद हो न हो, लेकिन प्रारूप समिति आपके याद होनी चाहिए। कितने सदस्य हैं, इसका गठन कब हुआ, इसका अध्यक्ष कौन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। मैं अपनी छोटी सी एक बात कर लेता हूँ। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, प्रारूप इसको ड्राफ्ट भी कहते हैं,
मसौदा समिति भी कह देते हैं, ड्राफ्ट कमेटी भी बोल देते हैं, मसौदा समिति भी कह देते हैं, पांडुलेखन समिति भी बोल देते हैं इसको। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को होता है। अध्यक्ष BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। 7 सदस्य ये थी। सदस्य कितने थे? 7 सदस्य, 7 सदस्य थे। 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी। 29 अगस्त 1947 अम्बेडकर, BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। ये प्रमुख समिति थी भी, 7 सदस्य थी और विधि के जानकार थे सबके सब इसमें। और अम्बेडकर जो है इसके अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। समितियां बनती है, समितियों के माध्यम से वो प्रस्ताव लेते हैं। प्रस्ताव लेने के बाद में जो है एक प्रारूप तैयार करते हैं और फरवरी 1948 के अंदर जो है प्रारूप प्रकाशित करते हैं और भारतीय जनता को उस प्रारूप पर विचार देने के लिए 8 महीनों का समय देते हैं और अंतिम रूप से संविधान सभा के समक्ष नवंबर 1946 को प्रारूप प्रस्तुत करते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नवंबर 1946 को अंतिम रूप से संविधान सभा को प्रारूप प्रस्तुत करते हैं और यहाँ जो है उस प्रारूप के ऊपर जो है वाद विवाद बहुमत के आधार पर निर्णय लिए गए, विचार विमर्श होता है। 3 प्रकार से वाचन होता है, उस पर 3 वाचन होते हैं प्रमुख रूप से। तो पहला वाचन जो है 4 नवंबर से लेकर के और 9 नवंबर तक होता है। अगर मैं दूसरे वाचन की बात करूं तो 15 नवंबर 1946 तो है ही है, 1946 17 अक्टूबर तक होता है। और तीसरा जो वाचन है वो होता है आपका 14 नवंबर से लेकर के और 26 नवंबर 1949 तक। तो ये सॉरी, इसको मैं गलत बता दिया, शायद 46 नहीं है, ये 48 है। तो ये इसको थोड़ा ध्यान रख लेना, 1948 है। शायद मेरे को ऐसा लगा कि मैंने रॉन्ग बोल दिया, सॉरी फॉर। और ये 49 हो जाएगा यहाँ, सॉरी, ठीक है ना। ये 48 है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। इसको ऐसे करते हैं, दोबारा लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, ताकि आपके समझ आ जाए। ये 48 ही है, तो ये तो 48 ही है, ठीक है ना। और दूसरी अगर मैं बात करूं तो 15 नवंबर ये भी 48 ही है। और दूसरी जो बात आती है वो 17 अक्टूबर 1949। और तीसरी जो है तीसरा जो वाचन जो है वो आएगा 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर जो है 1949 तक। यहाँ आपका जो क्या है संविधान बनकर रेडी हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। 3 वाचन मैंने आपको लिखे हैं, 4 से लेकर के 9 और 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 और 14 नवंबर से 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक ये है। तो इस प्रकार से ये 3 वाचन होते हैं। यहाँ अपना संविधान जो है तैयार हो जाता है। इसी दिन हम अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं, आत्मर्पित करते हैं इसी दिन। और इसी दिन से हम जो है कुछ अनुच्छेद नागरिकता और निर्वाचन संबंधी, देखो ये प्रश्न पूछा गया इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 26 नवंबर 1949 को कौन कौन से अनुच्छेद जो हैं लागू हो गए थे। तो नागरिकता और निर्वाचन संबंधी ध्यान रखना, याद रखना, नागरिकता और निर्वाचन संबंधी जो अनुच्छेद जो है लागू कर लिए थे। कुछ अनुच्छेद केवल लगभग 15 या 16 अनुच्छेद हैं जो लागू कर दिए गए थे। और पूर्ण रूप से जो लागू होता है हमारा संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को होता है। 26 जनवरी 1950 को होता है, 1950 को होता है। अब 26 नवंबर 1949 को इस दिन हमारा संविधान जो है रेडी हुआ था, तैयार हो गया था, लागू इस दिन होता है, ठीक है ना। तो इस दिन इसको संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर 1950 को संविधान दिवस के रूप में बनाते हैं। कब से बना रहे हैं
हम पहली बार 26 नवंबर 2015 को इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया, संविधान दिवस के रूप में मनाया। ये भी देखो पर्सन बिल्कुल नया है और इसको भी ध्यान रखना है कि पहली बार देखो इस दिन हमारा संविधान तैयार हुआ था, रेडी हुआ था, तो हम इसको 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। सर्वप्रथम पहला जो था 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस के रूप में बनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से सभी अनुच्छेदों के साथ लागू कर दिया था। तो वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। जब इस दिन संविधान लागू किया गया था तो 8 ही अनुसूचियां थी, 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई है, और जो बाद में जोड़ी गई है अनुसूचियों का विवरण है वो हम एक अलग से चैप्टर जो है एक क्लास अलग से लगा लेंगे। तो अभी आपका जो है ये इस प्रकार से ये संविधान का निर्माण होता है, भारतीय संविधान का निर्माण होता है। जब संविधान सभा चल रही थी, संविधान सभा में निर्माण हो रहा था, तो तब अम्बेडकर ने कहा था कि मैं महसूस करता हूँ कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो लोग जिन्हें संविधान अमल में लाने के लिए जो काम सौंपा जाएगा और अगर वे खराब निकले तो निश्चित रूप से संविधान भी खराब सिद्ध होगा। ये बात अम्बेडकर ने कही थी कि अगर व्यक्ति सही हैं और तो संविधान भी सर्वोत्तम रहेगा, और अगर ऐसा नहीं है, जिसका व्यक्ति खराब निकलते हैं, तो संविधान भी खराब सिद्ध होगा। समय की बात करें भी कितना टाइम लगा, प्रश्न पूछा गया है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है ना। 64 लाख लगभग खर्चा आया था। ये प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। 26 नवंबर 1949 यानी कि हमारा भारतीय संविधान जो है कब बन करके तैयार हुआ था, लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। अंतिम बैठक जो होती है वो 24 जनवरी के होती है। 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 की होती है। इसी दिन हमने जनगण मन और राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम इसी दिन गाया था हमने। तो एंड में जब समापन था तब राजेंद्र प्रसाद ने ये कहा था कि यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे, और यदि उनके गुणों का अभाव हुआ तो संविधान देश की कोई भी मदद नहीं कर सकता। वास्तव में सही बात है जो राजेंद्र प्रसाद ने कही कि अगर व्यक्ति ईमानदार हैं, अच्छे हैं, गुणी व्यक्ति हैं तो संविधान को सर्वोत्तम बना देंगे, और अगर वे उनके गुणों का में अभाव है तो हमारा देश जो है, हमारे देश की संविधान जो है देश की कोई मदद नहीं कर सकता। तो ये आपका जो है एक टॉपिक जो तो भारतीय संविधान का निर्माण ये आज कंप्लीट हो गया है। और अब इसके बाद हम अपने विशेषताएं करेंगे, क्योंकि इसके साथ जुड़ा हुआ है, वो हम अलग से बात कर लेंगे। और जल्द ही आपका जो है विशेषता का कल या परसों कंप्लीट आपका प्रदर्शित हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और कठिन परिश्रम कीजिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा कीजिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि उन बच्चों तक पहुँच सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।